मित्रों को मेरा नमस्कार। आज आप इस राजकीय कृषि विद्यालय चिरगांव में आए हैं और मैं आप सबका स्वागत करती हूं। बात करते हैं खेती की विषयों पे हम कई सारे विषय हैं उस पर हम चर्चा करेंगे। तो अगर खेती से हम शुरू करें तो अगर हम सनातन कृषि संस्कृति की बात करें तो हमने खेती न जाने कितने सालों पहले शुरू की है, उसका कोई रिकॉर्ड नहीं है हमारे पास। कब से हमने शुरू की और कब से लेके चलती आ रही है, ये तो चलती आ रही है, बट कब शुरू हुई खेती इसके बारे में हमें कोई जानकारी नहीं है। तो जो हमारी सनातन कृषि संस्कृति हुआ करती थी उसमें हम जो भी खेती किया करते थे, जो भी फसलें बोया करते थे, उसमें हम कुछ प्रमुख बातों का ध्यान ज़रूर रखते थे। अगर मैं उसको मुख्य मोटे मोटे शब्दों में समझाऊं तो जो हमारी सनातन कृषि संस्कृति थी उसमें मुख्य बात जो हुआ करती थी कि वो हम भूमि का संरक्षण करते थे। खेती इस प्रकार से हम करते थे कि भूमि का भी संरक्षण हो। साथ ही साथ जल का भी संरक्षण हो। आसपास के जितने भी वृक्ष हैं उनका भी संरक्षण हम ध्यान में रखते थे। जो हमारे खेत के आसपास की भूमि थी, वहाँ की जो जैव विविधता थी, उसका भी हम संरक्षण करते थे, उसका भी हम ध्यान रखते थे कि वो भी संरक्षित रहे। सनातन कृषि संस्कृति में यज्ञ का भी बहुत ज़्यादा महत्व हुआ करता था। एवं सनातन कृषि संस्कृति में संगीत थेरेपी का भी प्रयोग किया जाता था। जब हम पहले खेती किया करते थे तो मुख्य तरह की कौन फसलें जो हम प्रयोग करते थे, आप बताना चाहेंगे? जब हम पहले खेती करते थे तो कौन कौन सी फसलें हम बोआ करते थे? मोटे अनाज और चना, मटर, मसूर, जौ, अलसी, ये सारे हम फसलों का प्रयोग करते थे, इनको हम बोया करते थे अपने खेत में। जी, मोटे अनाज, मुख्यतः मोटे अनाज हुआ, जौ हुआ, चना हुआ, मटर हुआ, अलसी हुआ। तो जब हम इन सब फसलों को अपने खेत में बोआ करते थे, जैसे बीज है तो बीज को हम बो कहाँ रहे हैं? बीज है उसको हम बोते कहाँ पे हैं? भूमि में, मृदा में। इस मृदा में ये हम बीज बो रहे हैं और इस बीज को पालता कौन है? भूमि पालती है और इसके ऊपर की जलवायु, ठीक है? ये मृदा है आपकी, ये बीज है, ये बीज उगेगा, इसको ये मृदा पालेगी और ये ऊपर की जो जलवायु है, जो यहाँ का क्लाइमेट है ना, वो उसको पालती है। ये बीज बड़ा होगा, इसके रूट्स बनेंगे, जड़ बनेंगी, शाखाएं बनेंगी, पत्तियां होंगी, ठीक है? तो ये जो ऊपर का जलवायु है वो इसको, इस बीज को पालता था। जलवायु मतलब जल, वायु, ठीक? वायु, ये जो क्लाइमेट है, जो एटमॉस्फेयर है, जो वातावरण है, वो इसको पाल रहा है। और जल, जल या तो भूगर्भ जल हो या तो सतही जल स्तर हो, ठीक है? क्योंकि ये बीज है, बढ़ेगा तो पानी की ज़रूरत होगी इसे, ठीक है? इस मृदा में जितने भी पोषक तत्व हैं वो इनका प्रयोग करेंगी और फिर ये बढ़ेंगी, ठीक है? तो मुख्यतः जब भी हम बीज बोआ करते हैं अपनी खेत में तो मृदा और जलवायु उसे पालती है। तो जैसा कि आप लोग ने अभी बताया कि पहले के ज़माने में मोटे अनाज हम ज़्यादा उगाया करते थे। चना हुआ, मटर हुआ, मसूर हुआ, अलसी हुआ, इन सबको हम ज़्यादा अपने खेत में उगाया करते थे। तो जो हमारी मृदा थी पहले, अगर आप पहले की मृदा को और आज की मृदा को अगर उसका आंकलन करें, उसको कंपेयर करें, उसकी तुलना करें अगर आप, तो पहले की जो हमारी मृदा थी वह स्वस्थ थी, वह मजबूत थी,
वह शक्तिशाली थी। आप उसमें कोई भी बीज बोते थे, कोई भी फसल आप लगाते थे तो वो बहुत अच्छी हुआ करती थी। ठीक है, जैसे कि आपने पहले ज़माने में जौ, जैसा कि आपने बताया कि जौ हुआ, चना है, मटर, मसूर, हाँ, और मोटे अनाज। ठीक है, ये सब जब आप अपने खेत में उगाते थे, उस मृदा में जब आप इनकी बीज डाला करते थे तो आपको खेत में, आपको ध्यान होगा कि आपको खेत में पलेवा करने की ज़रूरत नहीं पड़ती थी, सिंचाई की भी ज़रूरत नहीं पड़ती थी, उस खेत में कोई भी कीट, कोई भी बीमारी वगैरह नहीं लगती थी, है ना। ये सारी चीज़ें हुआ करती थी। बट आज के वर्तमान स्थिति में ऐसा क्या हुआ, हमारी मृदा किस तरीके से प्रदूषित हुई, किस तरीके से उसकी शक्ति क्षीण हुई कि आज यही अगर हम फसल दोबारा बोना चाहें तो हमें पलेवा करने की भी ज़रूरत होगी, सिंचाई भी देनी पड़ेगी, कीट भी लगेंगे, बीमारियां भी होंगी और उर्वरक भी देने की हमें ज़रूरत पड़ेगी। तो इतने सालों में ये 30, 40, 50 साल का जो अंतराल हुआ, इसमें हमने ऐसा क्या किया अपनी मृदा के साथ कि वो इतनी क्षीण हो गई, उसकी शक्ति इतनी कम कैसे हो गई? क्योंकि मृदा हमारी नींव है। जो भी हम फसल बो रहे हैं इस भूमि में ही बो रहे हैं, ये भूमि ही उसको पाल रही है। ठीक है, जैसे भगवान, आपने शब्द सुना, जैसे भगवान, भगवान है क्या? ये जैसे हम बोलते हैं कि भगवान है, हम भगवान की पूजा करते हैं, भगवान ये कुछ नहीं है। भूमि, गगन, वायु, अग्नि, नीर, हमें इनका संरक्षण करना है। देखिए, जो गगन है, आकाश, और अग्नि यानी सूर्य, इन पे हमारा बस नहीं है। ठीक है, इन पे हमारा कोई संतुलन नहीं, हम इनको नहीं सही कर सकते या इन पे हमारा कंट्रोल नहीं है। तो इनको छोड़ दें तो हमें इस भूमि को उर्वरक बनाना है, शक्तिशाली बनाना है। ये जो वायु है प्रदूषित हो गई है, उसको साफ करना है। और ये जो पानी है ये भी दूषित हो गया है, इसको भी हमें साफ करना है। देखिए, जैसे हमने जाना कि पहले की मृदा काफ़ी समृद्ध हुआ करती थी, किसी भी तरह की उसमें कोई भी परेशानियां नहीं हुआ करती थी, वो शक्तिशाली हुआ करती थी। कोई भी हम फसल बोए वो अच्छा उत्पाद मिलता था, हमें अच्छा पैदावार मिलती थी उस फसल से, है ना। बट आज के समय में क्या हुआ, जैसे हमने रसायनों का बहुत ज़्यादा प्रयोग किया। अगर आज वर्तमान स्थिति की हम बात करें और वर्तमान कृषि की बात करें हम, तो कोई भी फसल ऐसी नहीं है जिसमें हम रसायनों का प्रयोग नहीं करते हैं। ठीक है, कोई भी ऐसी फसल नहीं है, कोई भी ऐसी फसल नहीं है जिसमें कीट नहीं लगते हों, बीमारियां नहीं लगती हों। हमने इतने ज़्यादा, जैसे हरित क्रांति आई 1950 के दशक में, जब हरित क्रांति आई तो रसायनों का और मशीनों का प्रयोग बहुत ज़्यादा बढ़ गया हमारी खेती में। जो पंजाब है, हरियाणा है और ये पश्चिमी उत्तर प्रदेश के क्षेत्र हैं, वहाँ पे सबसे ज़्यादा ये हरित क्रांति का प्रभाव देखा हमने। जो भी ये हमने धान है, गेहूँ है, इसकी फसलें ली, जो उन्नत किस्म की बीजों का जो हमने प्रयोग किया, जो फ़ॉरेन से, विदेश से आई थी, उसका हमने प्रयोग अपनी खेती में जब शुरू किया, क्योंकि खाद्यान्न की समस्या आई तो हमें चाहिए था कि कम जोत से हमें ज़्यादा से ज़्यादा उत्पादन चाहिए। ठीक है, वो जब शुरू हुआ तो हमने जो उन्नत किस्म की बीजें लगानी शुरू की, वो वैसी बीजें ज़्यादा पानी मांगती थी, उनमें ज़्यादा रसायनों का प्रयोग किया जाता था। ठीक है, और उसी के साथ साथ, हरित क्रांति के साथ साथ मैकेनाइजेशन, मशीनीकरण का भी दौर बहुत तेज़ी से शुरू हुआ। हमने अपनी खेती में बैल को हटा करके, पहले हम खेती बैलों से करते थे, हल चलाते थे, ठीक है, बैल को हटा करके हमने मशीनों का प्रयोग करना शुरू कर दिया अपनी खेत में। उससे क्या क्या नुकसान हुए? अगर हम रासायनिक खेती के नुकसान के बारे में बात करें, क्योंकि हमने जाना कि हमारी मृदा क्षीण हो चुकी है, कोई भी हमारी खेती में कोई भी समस्या आती है तो सबसे पहले हमें जानना है कि वो समस्या है क्यों, उसका जड़ क्या है। वो जड़ जानने की हमें कोशिश करनी चाहिए। अगर हमने जड़ जान लिया तो उसी हिसाब से हमें सल्यूशन भी मिल जाएगा। ठीक है, कि उसका निवारण क्या है, क्या परेशानी जो हो रही है, अगर हमने वो जान लिया तो उस हिसाब से हम निवारण भी जान लेंगे। तो जैसे अभी वर्तमान स्थिति में हम रासायनिक खेती कर रहे हैं, सबसे पहले कि जब हमने रासायनिक खेती शुरू की
उन्नत किस्म की बीजों को हमने प्रयोग सबसे ज़्यादा किया, ठीक है। जो बाहर से विदेशों से बीज आई उनका हमने प्रयोग अपनी खेती में ज़्यादा शुरू किया। उससे क्या हुआ, वैसे बीज रसायनों की ज़्यादा मांग करती थी, उनको रसायन की ज़्यादा ज़रूरत पड़ती थी, पानी की भी ज़्यादा ज़रूरत पड़ती थी, जिसकी वजह से ये प्राकृतिक संसाधन है हमारी, ये जो भूमि है, ये हमारी जो पानी है, ये सब प्राकृतिक संसाधन है। जैव विविधता ये प्राकृतिक संसाधन है हमारी, ये धीरे धीरे खत्म होती गई। आपने एक शब्द सुना होगा, सतत विकास, सस्टेनेबल एग्रीकल्चर, सस्टेनेबल ग्रोथ। मतलब हम खेती, सस्टेनेबल का मतलब ये होता है, सतत का मतलब ये होता है कि हमें खेती इस तरीके से करनी है कि जो हमारी अभी की ज़रूरत है वो भी पूरी हो और हमारे आने वाली पीढ़ियों की भी ज़रूरत पूरी होती रहे। हमें इस तरीके से अपने प्राकृतिक संसाधनों का दोहन नहीं करना है, उनको इतना बचा के रखना है कि वो हमारे प्रयोग में भी आए और साथ ही साथ हमारे आने वाली जो पीढ़ियाँ हैं उनको भी मिलती रहें। क्योंकि यही अगर हमारे दादा परदादा लोग, अगर ये उन्होंने यही कंसेप्ट अपनाया खेती में, उन्होंने इसी विचार को अपनाया कि सस्टेनेबल, वो जो भी प्राकृतिक संसाधन तब थे भरपूर मात्रा में थे, आज भी हैं, बट तब उनका संरक्षण किया गया, उनको बचा के रखा गया, उनको इस तरीके से प्रयोग किया गया कि वो उनकी खेती में भी प्रयोग हो, ठीक है, और आने वाले जो हमारी पीढ़ी है उनको भी मिलती रहे। अगर हम सारे प्राकृतिक संसाधनों का एकदम से दोहन कर देंगे, क्योंकि रासायनिक खेती उसी तरफ बात करती है, ठीक है, कि हमने मृदा का बहुत ज़्यादा दोहन किया, छोटे से एरिया में बहुत सारी फसल बोई, ठीक है, बहुत रसायनों का प्रयोग किया, भूगर्भ जल स्तर बहुत नीचे है, फिर भी हमने पानी बहुत खींचा, समरसीबल लगाए, तो आने वाली पीढ़ी को क्या मिलेगा, हम कुछ नहीं दे पाएंगे। तो हमें खेती इस तरीके से करनी है कि हमारे जो संसाधन है हम भी उसका प्रयोग कर पाएँ और आने वाली पीढ़ी भी उस चीज़ का प्रयोग कर पाएँ, ठीक है। तो रासायनिक खेती में ये हुआ कि रसायनों का बहुत ज़्यादा प्रयोग हुआ, जिससे कि हमारी मृदा में जो पोषक तत्व थे और मृदा जो थी वो टॉक्सिक होती गई, विषैली होती गई, ठीक है, उसमें टॉक्सिसिटी बढ़ती गई, जो रसायनों की मात्रा है वो बहुत ज़्यादा बढ़ती गई, ठीक है। रसायनों के प्रयोग से ये दिक्कत हुआ, जो भी हम फसलें बोया करते थे उसमें हमने रसायनों का इतना ज़्यादा प्रयोग किया उसमें कि जैसे अवैज्ञानिक तरीके से जो भी उर्वरक का प्रयोग हमें कहा जाता था कि इतना डीएपी, इतना यूरिया हमें प्रयोग करना है अपने खेत में और उत्पादन बढ़ेगा, हमने उससे ज़्यादा उसमें प्रयोग किया। हमने देखा कि हम फसल अभी बो रहे हैं, हमने यूरिया और डीएपी का प्रयोग किया और देख रहे फसल हमारी बहुत बढ़ रही है, तो हम एक लालच सा मन में बढ़ गया, है ना, एक लालच बढ़ गया कि हम और डालेंगे तो और बढ़ेगी और पैदावार अच्छी होगी। देखिए एक कर्व होता है कि एक हद तक ही उत्पादन बढ़ता है, आपने यूरिया डाला, डीएपी डाला, एक हद तक वो बढ़ता जाएगा, एक लेवल पे जाकर के ना वो स्थिर हो जाएगा। जो उत्पादन है आपके खेत का वो एक लेवल पे जाकर के स्थिर हो जाएगा, उसके बाद स्थिर होने के बाद वो उत्पादन गिरता जाएगा। भले ही आपने कितना यूरिया डाल दिया, डीएपी डाल दिया, एक स्तर के बाद वो उत्पादन गिरता ही जाएगा। तो हमने अपने सॉइल में जो मृदा है उसमें कई सारे ये जो रसायन थे वो हमने कई सारे उनका प्रयोग किया। जो भूगर्भ जल स्तर था वो बहुत कम होता गया क्योंकि पानी बहुत ज़्यादा मांगते थे वो सारे बीज, ठीक है। फिर इन्हीं फसलों का जब हमने अपने लिए प्रयोग किया तो हमारे स्वास्थ्य में भी बहुत ज़्यादा नुकसान होता गया। आज आप जानते होंगे जैसे कैंसर के पेशेंट्स, कैंसर के रोगी ये पंजाब, हरियाणा और ये पश्चिमी उत्तर प्रदेश के क्षेत्र में सबसे ज़्यादा हैं। आपने शायद ये बात सुनी होगी कि एक अलग से ट्रेन चलाई जाती है पंजाब कैंसर ट्रेन, है ना। क्यों? कैंसर का प्रभाव मतलब हर घर में वहाँ पे एक ऐसा व्यक्ति है जो कैंसर से पीड़ित है। क्यों? क्योंकि हमने रसायनों का इतना ज़्यादा प्रयोग किया अपनी खेती में कि वही रसायन, उनका रेसिडुअल इफेक्ट, मतलब कि वो रह गए उस हमारे सब्जियों में, हमारे फसलों में, और उन्हीं को हमने खाया और वो हमारे अंदर भी गई, ठीक है। उनका हमने प्रयोग किया, उनको खाया हमने, वो हमारे अंदर भी गई और उन्होंने बीमारियां पैदा की। तो रासायनिक खेती के बहुत सारे नुकसान हैं, ठीक है। पहले जैसे यही मैंने आपको बताया कि प्राकृतिक तरीके से हम खेती किया करते थे, फिर जब हरित क्रांति आई तो हम रासायनिक खेती की तरफ एकदम से दौड़ पड़े कि नहीं, मतलब हुआ कि बहुत ज़्यादा हमें पैदावार चाहिए, खाद्यान्न की समस्या हो रही है, रासायनिक खेती उन्नत किस्म की बीजें हैं, इनमें पैदावार अच्छी होती है, फसल अच्छी होती है, कीट नहीं लगते हैं, जबकि इन सारे उन्नत किस्म की बीजों में कीट भी बहुत लगते हैं, रसायनों का भी बहुत ज़्यादा प्रयोग होता है। तो ये हमने जाना नहीं, ये समझा नहीं और हमने एकदम उस अंधे दौड़ में हम दौड़ पड़े बिल्कुल कि हमें इसी तरह की खेती करनी है। तो जब धीरे धीरे हमने जाना, ये खेती तो चलती आई, फिर हमने धीरे धीरे जाना कि रासायनिक खेती के भी नुकसान हो रहे हैं, हमारे स्वास्थ्य पे जलवायु प्रदूषण भी हो रहा है और जो जैव विविधता है,
अगर हम जैव विविधता की बात करें तो हमारे खेत में आसपास जो पेड़ हैं, पक्षियाँ हैं, जलाशय हैं, क्योंकि आप इन रसायनों का प्रयोग करेंगे खेत में, ये मृदा में बह करके आसपास के जलाशय में जाके मिलेंगी, आपके सॉइल को, आपके मृदा को प्रदूषित करती हैं, जो भूगर्भ जल स्तर है उसको भी जाकर के प्रदूषित करती हैं। ठीक है, फिर एक तरीके से जैसे मैंने रसायन का बताया, दूसरा कि मैकेनाइजेशन, मशीनीकरण का जब दौर शुरू हुआ तो हमने ट्रैक्टर का प्रयोग अपने खेत में बहुत ज़्यादा शुरू कर दिया, है ना। तो ट्रैक्टर का प्रयोग करने से क्या हुआ, एक तो जो मुख्यतः ये हुआ कि जब आपने ट्रैक्टर का प्रयोग अपनी मृदा में किया तो आपकी जो 3-4 इंच के बाद जितनी जुताई होती थी, 3-4 इंच के बाद की सॉइल जितने लेवल की थी, 3-4 इंच से नीचे वो कॉम्पैक्ट हो गई, वो ठोस हो गई, है ना। ये चीज़ हुई कि नहीं हुई कि आपने जब मशीनों का प्रयोग किया, ट्रैक्टर का प्रयोग किया अपने खेत में, तो जितनी आपने जुताई की उतना तो जुत गया, उसके बाद की ज़मीन ठोस हो गई, है ना, ठोस हो गई। जितना भी पानी आप अपना फसल में देते थे वो नीचे जाना, भूगर्भ जल में मिलना बंद हो गई, है ना, बंद हो गई। वो फसल की जड़ें भी एक हद तक जाके ही संकुचित हो गई, सीमित हो गई। ठीक है, जो भी केंचुए वगैरह थे हमारे खेत में, देखिए पहले आप जब खेत में जाते थे, थोड़ी सी जुताई करते थे, आपको केंचुए बहुत ज़्यादा दिखते थे अपने खेत में, है ना, दिखते थे। आज के समय में क्या हुआ, इतना ज़्यादा हमने मशीनों का प्रयोग किया, इतना ज़्यादा हमने ट्रैक्टरों का प्रयोग किया कि आज वो केंचुए आपको अपने खेत में दिखेंगे नहीं, और अगर दिखेंगे तो वो बहुत कम मात्रा में दिखेंगे। ऐसा क्यों हुआ? हाँ, देखिए केंचुआ तो बन जाते हैं, बट उनकी संख्या अगर पहले के ज़माने में आप कंपेयर करें, कम है ना, ये बात तो आप मानते हैं ना, है ना, कम क्यों हुए? जैसे केंचुए कहा जाता है कि किसानों के दोस्त होते हैं, वो किसानों के मित्र होते हैं, जो मृदा है उसको पलटते हैं, जो उनका बीट होता है वो कंपोस्ट की तरह वर्क करता है, कई सारे पोषक तत्व होते हैं, है ना। तो केंचुए हमारे लिए बहुत लाभदायक थे, बट मशीनों का अत्यधिक प्रयोग हुआ कि वो ख़त्म से होते गए। तो जब हम रासायनिक खेती से जब निकले, हमने जान लिया कि इसमें बहुत सारी दिक्कतें हैं, बहुत सारी परेशानियां हैं, उत्पादन स्तर गिरता ही जा रहा है। ठीक है, कितना भी हमने रसायनों का प्रयोग किया, कीट लगते ही जा रहे हैं, तो हम रासायनिक खेती से फिर मुड़ गए जैविक खेती की तरफ। आपने ये शब्द ज़रूर सुना होगा कि जैविक खेती। जैविक खेती क्या होती है आप जानते हैं? बिना खाद की जो खाद बनाई जाती है, हाँ, केंचुए की खाद को ही हम जैविक खेती, जब उसका हम प्रयोग अपने खेत में करते हैं, उसी को हम जैविक खेती कहते हैं, है ना। तो रासायनिक खेती से फिर हम बढ़े जैविक खेती की तरफ। देखिए, हमने अपनी समस्या नहीं जानी कि क्यों हमने रासायनिक खेती से जैविक खेती पे बढ़ा और जैविक खेती की ज़रूरत क्यों पड़ी। जैविक खेती तो मुख्यतः यही है ना कि हम केंचुओं का प्रयोग कर रहे हैं अपनी खेत में। हमने ये नहीं जाना कि केंचुए मरे कैसे, है ना। हम जान लेते कि केंचुए इस वजह से मर रहे हैं कि हमने अपने खेत में रसायनों का बहुत ज़्यादा प्रयोग किया, है ना, फसल सुरक्षा रसायनों का बहुत ज़्यादा प्रयोग किया अपनी खेत में, ट्रैक्टर का बहुत ज़्यादा प्रयोग किया, उस वजह से केंचुए मर रहे हैं। हाँ, अवशेष जलाने से भी मरे। तो हमने ये जाना नहीं, हमने इन 3 चीज़ों को सही नहीं किया, और हम बस इस चीज़ में दौड़ पड़े कि नहीं जैविक खेती शुरू हो गई है, अब हमें केंचुए बाहर से खरीदने हैं और अपनी मृदा में मिलाने हैं। अरे क्यों ना, ये जो समस्याएं हैं, जैसे ट्रैक्टर का प्रयोग हुआ, रसायनों का प्रयोग हुआ, पराली जलाना हमने शुरू किया, क्यों ना हम इनको ही बंद कर दें, तो केंचुए तो वापस आ ही जाएंगे अपने खेत में। बाहर से खरीद के लाने की जो जैविक खाद है, बाहर से खरीद के ला करके अपने मृदा में मिलाने की ज़रूरत ही क्या है। जब हम ये जो 3 समस्या है इनको ही दूर कर दें, जो हमारे जड़ है, समस्या का जो जड़ है उसी का हम निवारण कर लें, तो केंचुए तो खेत में वापस आ ही जाएंगे। ठीक है, तो बट हमने ये नहीं जाना और फिर हम जैविक खेती पे आ गए। अब जैविक खेती से जब हम निकले, क्योंकि बहुत कम ऐसे किसान हैं जो जैविक खेती का ये फ़ायदा उठा पा रहे हैं, ठीक है, तो हमने रासायनिक खेती से बढ़े हम जैविक खेती की तरफ, और आज बात आती है वापस से प्राकृतिक खेती की तरफ। क्योंकि अब हमने जान लिया कि जो खेती हम करते आ रहे हैं 20-50 साल से, वो हमारे लिए फ़ायदे का सौदा नहीं है। अब हमें वापस उसी परंपरागत खेती की तरफ बढ़ना है, ठीक है, कि जहाँ पे जैव विविधता का भी संरक्षण कर रहे हों, प्रकृति के अनुसार हम खेती कर रहे हों। ठीक है, तो वापस से हम बढ़े प्राकृतिक खेती की तरफ। प्राकृतिक खेती मतलब क्या होता है? आपने ये शब्द बहुत सुना होगा कि आज के समय में प्राकृतिक खेती की बात बहुत चल रही है।